वेलकम टू द टॉपिक मास्टर। तो कैसे हैं आप सब। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 का चैप्टर नंबर 8 मानव स्वास्थ्य एवं रोग, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। आज हमें इम्यूनिटी की बात करनी है, प्रतिरक्षा की बात करनी है। पिछले लेक्चर में हमने देखा कि कैसे हम कह सकते हैं कि कोई भी आदमी स्वस्थ है या वो नहीं है, और कुछ इंट्रोडक्शन लिया था हम इस चैप्टर का। ठीक है, आज हमें प्रतिरक्षा की बात करनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद हम बात करेंगे प्रतिरक्षा तंत्र की। आज मैं आपको यह बताऊंगा कि कैसे आपकी बॉडी डिफेंस करती है सूक्ष्म जीवों के प्रति, बैक्टीरिया के प्रति या वायरस के प्रति। अब ये जो देखिए एक डायग्राम दिख रहा है, ये एनसीईआरटी का डायग्राम नहीं, केवल मैंने समझने के वास्ते आपके पास रखा है कि जैसे हमारी बॉडी है। अब ये बॉडी जो है, सपोज दैट आपके पास वायरसेस आते हैं, आप लाखों करोड़ों बैक्टीरिया से रोज मिलते जुलते हैं, वायरसेस आते रहते हैं, तो ये सारे तो इफेक्ट नहीं करते हैं, कुछ ही होते हैं जो हम पे हावी होते हैं और उसमें रिएक्टिविटी भी होती है हमारी बॉडी में। तो ये क्या है भाई, कैसे हम डिफेंस करते होंगे इतने सारे बैक्टीरिया से, इस पूरी कंप्लीट जानकारी को आज हम यहाँ पर लेने वाले हैं। एनसीईआरटी की हर एक लाइन कवर होगी। और एक जानकारी की बात बताना चाह रहा हूं, या आप नीट की तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है, या तो आप 12th में होंगे अभी, या 12th का लेक्चर देख रहे हैं भाई, 12th में तो होंगे ही, या तो आप 12th के बाद CUET देना चाह रहे होंगे। अब CUET ये है कि अगर आप कोई अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं, ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, तो आपको इसको देना पड़ेगा। ठीक है, तो तीनों एग्जाम को ध्यान में रखते हुए वीडियो को बनाया जाता है। कहीं पर किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, और अगर आप यहां से पढ़ते हैं तो आपका बेसिक नॉलेज, आपकी एनसीईआरटी और कुछ अदर पॉइंट भी हम रखते हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती, जिसने पढ़ा है वो जानता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को और देखते हैं इम्यूनिटी। पहली बात ये आती है भैया, इम्यूनिटी होती क्या है, प्रतिरक्षा होती क्या है। तो शरीर जो हमारी बॉडी है वो रोगों के प्रति कैसा प्रतिरोधकता रखता है, वही हमारी क्या कहलाती है, प्रतिरक्षा तंत्र कहलाते हैं, सॉरी प्रतिरक्षा कहलाती है। तंत्र की तो हम बात करेंगे, पूरा सिस्टम होता है प्रतिरक्षा तंत्र। ठीक है, उसकी हमें बात करनी है अलग लेक्चर में। आज हमें केवल प्रतिरक्षा के फंक्शन देखना है, कैसे काम करता है। ठीक है, ओके, चलो। तो हमने ये सीख लिया कि भैया जो हमारी शरीर होती है, जो पूरी बॉडी है हमारी, वो कैसे प्रतिरक्षा दर्शाती है दूसरों के प्रति, कैसे वो बैक्टीरिया से हमको बचाती है, कैसे वो वायरस से हमको बचाती है, कैसे वो बहुत सारे सूक्ष्म जीव जो हमारे आसपास रहते हैं उनसे हमें बचाती है। ये सारी चीजें हमें देखना है प्रतिरक्षा में। प्रतिरक्षा जो होती है वो दो तरीके की होती है, एक तो सहज प्रतिरक्षा होती है, एक तो उपार्जित प्रतिरक्षा होती है, जिसको हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी बोलते हैं, इसको हम इनेट इम्यूनिटी भी बोलते हैं। ठीक है, जो सहज प्रतिरक्षा होती है ये बाई बर्थ होती है। ये क्या होती है, बाई बर्थ। कहना है मैं ये चाहता हूं कि भैया जब आप पैदा होते हैं ना, तभी से ये इम्यूनिटी आपके पास मौजूद होती है। अब जब पैदा होंगे तो भाई बहुत सारे, अब डायरेक्ट आप अभी मां के गर्भ में थे, अब डायरेक्ट आप दुनिया में आए, तो आप डायरेक्ट कई विषाणु, कई बैक्टीरिया के संपर्क में आते हैं। उस समय आप कैसे बचते होंगे, उस समय आपकी बॉडी को बचाती है सहज प्रतिरक्षा, जो कि बाई बर्थ होती है, पैदा होते ही आपके पास होती है। फिर कुछ प्रतिरक्षा आप एक्वायर्ड करते हैं, उपार्जित प्रतिरक्षा जिसे हम बोलते हैं। जैसे अब एक एग्जांपल आप समझिए, बहुत सारे बच्चों को धूल से एलर्जी होती है। क्यों एलर्जी होती है, क्योंकि पहले वो धूल में खेले नहीं, और अगर उन्होंने धूल में खेला नहीं तो जो धूल में बैक्टीरिया होते हैं या धूल में वायरसेस, सूक्ष्म जीव होते हैं, उनके प्रति उस पर प्रतिरोधकता है नहीं। और अगर उस पर प्रतिरोधकता नहीं है तो जब भी वो धूल पर जाएगा तो भैया उसका पूरा डिफेंस सिस्टम तो काम करने लगेगा, तो उसको एलर्जी वगैरह हो जाती है। ठीक है, ये सारी चीजें हो जाती है उपार्जित प्रतिरक्षा में। तो पहले हम सहज प्रतिरक्षा को देखेंगे, फिर हम उपार्जित प्रतिरक्षा को देखेंगे। तो सहज प्रतिरक्षा की अगर मैं बात करता हूं तो मैंने पहली लाइन तो आपको बता ही दी कि ये बाई बर्थ होती है, जैसे आप पैदा होते हैं आपके पास ये प्रतिरक्षा मौजूद होती है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं कि कैसे वर्क करती है, इसके वर्क देख लेते हैं कि कैसे सहज प्रतिरक्षा वर्क करती है। तो देखो, अब दो तरीके से वर्क कर सकती है। मान लो कोई आपके पास वायरस है, ये मैंने क्या बनाया, ये मैंने वायरस बनाया, थोड़ा सा डेंजर इसको लगना ही चाहिए। ये मैंने क्या बना दिया बच्चा, वायरस बना दिया। ठीक है, ये मैंने वायरस बना दिया। मान लो ये वायरस है, या मैंने इसको बैक्टीरिया बोल दिया, चलो ठीक है, इसको मैं बैक्टीरिया भी बोल देता हूं, या मैं इसको सूक्ष्म जीव बोल देता हूं, चलो कुछ भी बोल दो। ठीक है, सूक्ष्म जीव जो अपने लिए हानिकारक है, कुछ प्रॉफिट भी देते हैं लेकिन कुछ हानिकारक भी होते हैं, ज्यादातर हानिकारक होते हैं। ठीक है, तो अगर ये हमारे लिए हानिकारक है तो जब भी ये बंदा आना चाहेगा तो सबसे पहले इसको हमारी बाहरी प्रतिरक्षा से मुकाबला करना पड़ेगा, और अगर उसने बाहरी से किया तब वो सेकंड नंबर में कहां पर पहुंच पाएगा, अंदर पहुंचेगा, और फिर अंदर वाली जो हमारी प्रतिरक्षा है वो एक्टिव होगी और वो उसको मारेगी। सर कहना क्या चाहते हैं आप, मैं ये कहना चाहता हूं बच्चा देख समझ,
जब भी कोई वायरस आता है तो सबसे पहले जो हमारी त्वचा है, सामने दिखी रही होगी भाई, इतनी लंबी संबी तो ये त्वचा है, ठीक है, तो ये क्या काम करती है, इसकी जो बाहरी मेम्ब्रेन होती है वो मृत होती है, वो डिफेंस करती है वायरस, सूक्ष्मजीव और बैक्टीरिया को अंदर ना जाने के लिए, ठीक है। वो कोशिश करती है, पहले वो अपनी पूरी कोशिश करेगी कि इनको अंदर ना जाने दे, लेकिन अगर ऐसा होता है कि ये आपके अंदर चले जाते हैं, पहले तो भाई ये इससे तो होकर जा नहीं सकते। सपोज दैट आपको लग गया, अब यहां से ब्लड निकल रहा है, टिश्यू डैमेज है, तो वहां से वायरस बैक्टीरिया अंदर जा सकते हैं, ठीक है। आपके मुंह से जा सकते हैं, आपके नाक से जा सकते हैं, ये सारी चीजें जहां से ये मौजूद मतलब घुस सकते हैं। और भी इनके पास सेकंड ऑप्शन बचता है। पहला ऑप्शन तो ये है कि भाई ये त्वचा को चीरते हुए चले जाएं, ऐसा पॉसिबल जल्दी होता नहीं है क्योंकि काफी तगड़ी हमारी डिफेंस सिस्टम रहती है, ठीक है। फिर दूसरा ऑप्शन ये खोजते हैं कहां से छेद है भाई, नाक से, कान से, आंख से, ये जहां जहां हमारी बॉडी खुलती है तो कभी लग वगैरह जाता है तो वहां से ये अंदर प्रवेश कर सकते हैं। तो ये सब जितने भी जगह से ये प्रवेश कर सकते हैं, सब जगह से डिफेंस हमारा एक्टिव हो जाता है और रक्षा करता है हमारी। कैसे रक्षा करता है, आइए हम पहले बात करते हैं शरीर से कैसे रक्षा होती है। तो पहले नंबर में त्वचा आती है। त्वचा को मैंने आपको बताया कि जो बाहरी परत होती है वो मृत होती है। जब भी कोई सूक्ष्मजीव अंदर प्रवेश करने की कोशिश करता है तो वो अंदर नहीं पहुंच पाता क्योंकि बाहर की परत जो है वो मृत है, ठीक है। सेकंड नंबर में हम बात करते हैं म्यूकोशा की। म्यूकोशा क्या होता है सर, जहां जहां आपके पार्ट खुले हुए हैं, जैसे मैं बात करता हूं किसी बात करता हूं, श्वसन की बात करता हूं, श्वसन मार्ग हमारा हो गया, या जठरांत्र हो गया, या जनन मूत्र मार्ग हो गया, या हमारा मुंह वगैरह हो गया, ठीक है। तो इनसे क्या होता है बच्चा, जब इनसे कोई भी साणु अंदर जाने की कोशिश करता है तो वहां पर म्यूकोशा हमारी रक्षा करता है। म्यूकोशा में दो सेल पाई जाती हैं, एक तो श्लेष्मा सेल होती है, दूसरा कौन सा होता है भैया, दूसरा सीलिया सेल होती है, ठीक है। श्लेष्मा और सीलिया दो तरीके की सेलें पाई जाती हैं और ये दोनों तरीके की सेल कैसे काम करती हैं। जो श्लेष्मा सेल है ना, ये क्या करती है, श्लेष्मा को निकालती है, श्लेष्मा का श्रवण करती है, और श्लेष्मा क्या करता है, जो मार्ग है उसको चिकना बना देता है। अब जैसे ये मार्ग चिकना हुआ तो जो सीलिया है वो क्या करती है, जीवाणु को बाहर ढकेलने का काम करती है, क्योंकि मार्ग पहले से चिकना है तो आसानी से जीवाणु बाहर निकल जाता है, ठीक है। जैसे मैं नाक की बात करता हूं तो ऐसे ही कुछ होता है, ठीक। वैसे सारी चीजें ऐसे डिफेंस में काम करती है। ये चीज समझ में आ गई आपको, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे और हम देखेंगे कैसे क्रिया से संबंधित अवरोध होते हैं। क्रिया से कैसे सर, आप कहना क्या चाहते हैं, तो देखो समझो। सपोज दैट ऐसा हुआ कि ये सब डिफेंस को चीरते हुए कोई वायरस या बैक्टीरिया आपके अंदर आ गया, तो क्या होगा, तब फिर क्रिया होगी। बॉडी जो हमारी है वो रिएक्ट करेगी। कैसे रिएक्ट करेगी, कई बार आपको बुखार आ जाता है, सभी को बुखार आया होगा कभी ना कभी। तो बुखार क्यों आता है, देखो जब भी कोई वायरस या बैक्टीरिया आपके अंदर चले जाते हैं तो इनके अंदर एक कमी होती है, ये ज्यादा टेम्परेचर में जीवित नहीं रह सकते हैं। तो अगर ये ज्यादा टेम्परेचर में जीवित नहीं रह सकते हैं तो बॉडी क्या करती है, अपने टेम्परेचर को बढ़ाती है। और अगर बॉडी अपने टेम्परेचर को बढ़ाती है तो ये जीवाणु जो वायरस हैं ये मर जाते हैं, ज्यादातर चांसेस रहते हैं कि ये मर जाएंगे। ये बात समझ में आ गई आपको कि बुखार क्यों आता है। बुखार इसलिए आता है बच्चा क्योंकि जो जीवाणु या वायरस आपके अंदर जा चुके हैं उनके प्रति डिफेंस करने के लिए, उनको मारने के लिए बॉडी टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाता है। और अगर बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो जाहिर सी बात है कि अपने आप मर जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम पीएच की। अब पीएच सर कहां कहां पीएच होता है, अगर मैं बात करता हूं आपके लार की बात करता हूं, मुंह में लार बनती है, ठीक है। अमाशय में क्या होता है, अमाशय में HCl होता है जो कि लोहे को भी पिघला सकता है, ठीक है। योनि मार्ग में भी अम्लीय पीएच होते हैं जो कि क्या करते हैं, मान लो कोई जीवाणु आपके अंदर पहुंच गया, आपके मुंह में पहुंच गया, तो आपके मुंह में जो लार बन रही है ना वो अम्लीय लार है। वो क्या करती है, जीवाणु को नष्ट कर देती है, वहीं का वहीं नष्ट कर देती है। हमें क्या करना है, जो आपका प्रतिरक्षा है वो ज्यादातर कोशिश करता है कि पहले तो कोई जीवाणु अंदर आ ही ना पाए, और जब अंदर आ जाए उसके लिए भी व्यवस्थाएं हैं उसके पास, लेकिन पहले पूरी कोशिश करता है कि कोई भी जीवाणु आपके अंदर ना पहुंच पाए, कोई भी वायरस, कोई भी बैक्टीरिया आपके अंदर ना पहुंच पाए, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कुछ श्रावण की। श्रावण में क्या क्या हो जाते हैं, जैसे आंसू हो गए, आपके आंसू आते हैं, आपके लार हो गए, सीबम हो गए, म्यूकस हो गया। इन सब में क्या पाया जाता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन सब में लाइसोजाइम पाया जाता है, और लाइसोजाइम डिफेंस करता है बैक्टीरिया, वायरसेस और सूक्ष्म जीवों के प्रति,
ठीक है। आपको आंसू क्यों आते हैं भैया? आंसू इसलिए आते हैं, सपोज दैट कोई आंखों से बैक्टीरिया जाना चाहता है, वायरसेस जाना चाहता है, तो आंसू आ जाएंगे आपको, तो बह जाएगा उसी के साथ या तो मर जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें लाइसोजाइम होता है, ठीक है। अगर मैं लार की बात करता हूँ, लार तो मैंने अभी भी आपको बताया कि सपोज दैट मुंह के जरिए अंदर जाना चाहता है, तो ये लाइसोजाइम वहां पे भी होता है, ठीक है। म्यूकस वगैरह में भी ये लाइसोजाइम वगैरह होते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें थी। इतनी सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, कहीं पर किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं और हम वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी जितने भी वेरी आप लगा सकते हैं यहां पर उतने वेरी लगा लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये जो थर्ड पॉइंट है जिसको हम सेल्यूलर बैरियर बोलते हैं या कोशिकीय अवरोध बोलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चा, ठीक है। तो इसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करिएगा, यहां से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी तक जो मैंने बताया शायद वहां से क्वेश्चन आए हो या ना आए हो, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं, इसीलिए इसको बहुत ही अच्छी तरीके से सभी बच्चे समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सभी बच्चे समझेंगे तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं इसको। देखो, जो कोशिकीय अवरोध होता है वो नॉन फैगोसाइटिक सेल होती है और एक होती है फैगोसाइटिक सेल। नॉन फैगोसाइटिक सेल में प्रकृति मारक कोशिकाएं आती हैं, इनको हम एनके सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? एनके सेल भी बोल देते हैं, नेचुरल किलर सेल भी बोलते हैं। ये दो तरीके के काम करते हैं। जैसे कोशिकीय अवरोध है, सेलुलर अवरोध कैसे होता होगा, जैसे सेल के अंदर कोई वायरसेस जा रहा है तो उससे कैसे बचते होंगे हम लोग, ये चीज में हम जानने वाले हैं, ठीक है। अभी तक सेल के अंदर नहीं गया, अभी तक तो जो हम बात कर रहे थे बाहरी बात कर रहे थे। सपोज दैट वो आपके सेल के अंदर पहुंच जाए तो उससे कैसे डिफेंस करता होगा हमारा प्रतिरक्षा तंत्र? तो दो तरीके से करता है, एक तो नॉन फैगोसाइटिक सेल, दूसरा फैगोसाइटिक सेल। सर फैगोसाइटिक का मतलब हिंदी में क्या होता है हमें बता दीजिए। तो हिंदी में इसका मतलब होता है भक्षण। क्या होता है बच्चा? इसका हिंदी में मतलब होता है भक्षण। इस बात को आप अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। कैसे भक्षण होता है? भक्षण का मतलब कैसे मारा जाता है अगर कोई व्यक्ति या वायरस अंदर पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो अगर हम नॉन फैगोसाइटिक सेल की बात करते हैं तो इसमें एनके सेल होती हैं। अगर मैं बात करता हूं फैगोसाइटिक सेल की, तो फैगोसाइटिक सेल ब्लड या टिश्यू में हो सकते हैं, और इनमें अगर मैं ब्लड की बात करता हूं तो मोनोसाइट या न्यूट्रोफिल होते हैं। आपको पता है कि डब्ल्यूबीसी की, अगर मैं डब्ल्यूबीसी वाला पॉइंट आपको पढ़ाया था क्लास 11 में, लेक्चर अपलोडेड है, आप देख सकते हैं। परिसंचरण तंत्र का पार्ट है, उसमें ब्लड में हम पढ़ते हैं डब्ल्यूबीसी आरबीसी। डब्ल्यूबीसी डिफेंस सिस्टम है। डब्ल्यूबीसी में मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल वगैरह पाए जाते हैं और यही डिफेंस करते हैं किसी भी रोग, मतलब किसी भी जीवाणु या बैक्टीरिया या वायरसेस के प्रति, ठीक है। अगर मैं टिश्यू की बात करता हूं तो टिश्यू में मैक्रोफेज पाया जाता है जो कि डिफेंस करता है किसी भी बैक्टीरिया या वायरस के प्रति। लेकिन क्वेश्चन अब ये आता है भैया कैसे डिफेंस करता होगा, इसकी मैकेनिज्म क्या है, थोड़ा सा बता देंगे क्या? तो मैकेनिज्म एनसीईआरटी पर नहीं दी हुई है, लेकिन डायरेक्ट एक दो लाइनें लिख दी हुई हैं जिनको अगर आप पढ़ेंगे तो कत्ता भी आपको कुछ समझ में आने वाला नहीं है। उसका रीजन ये है क्योंकि वहां पर समझाया ही नहीं गया इस चीज को। आप अच्छी तरीके से यहां पर समझिए, मैकेनिज्म को देखिए, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा, किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। हम क्या कर रहे थे, पहले दो में हमने देखा कि कैसे बाहर से रक्षा होती है, कैसे बाहर से हम जीवाणु को मारते हैं या बैक्टीरिया वायरसेस को मारते हैं, ठीक है। लेकिन अगर वो सेल के अंदर पहुंच जाए, ये क्या है, मैंने सेल बनाया और मान लो ये टिश्यू के अंदर किसी तरीके से पहुंचते चली आई। अब ये जो बैक्टीरिया है, वायरसेस है, कुछ भी है, ये टॉक्सिक तो होगा ही, जहरीला तो होता ही है। तो यहां पर होता क्या है, जो टिश्यू है वो डैमेज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं बच्चा? टिश्यू डैमेज हो जाते हैं। और अगर टिश्यू डैमेज होते हैं तो यहां पर रिलीज होता है प्रोस्टोग्लैंडिन। क्या रिलीज होता है बच्चा? प्रोस्टोग्लैंडिन यहां पर रिलीज होता है। अब ये जो प्रोस्टोग्लैंडिन है वो दो तरीके का काम करता है। एक तो पेन रिसेप्टर को एक्टिव कर देता है, इसको क्या कर देता है बच्चा? इसको एक्टिव कर देता है और आपको क्या होने लगता है? पेन होने लगता है। दूसरा, ये मास्ट सेल को भी क्या करता है बच्चा? इनको भी एक्टिव कर देता है और ये मास्ट सेल हिस्टामिन का स्रावन करती है। किसका? हिस्टामिन का स्रावन करती है। अब देखो, जैसे हिस्टामिन निकला तो यहां पर होता क्या है, सपोज दैट ये आपकी सेल है, सॉरी ये आपका क्या है, ये वाहिका है जिससे ब्लड जा रहा है। यहां से क्या जा रहा है बच्चा? ये ब्लड जा रहा है। इसको मैं क्या कहता हूं? इसको मैं ब्लड बोल रहा हूं, यहां से जा रहा है। जब भी हिस्टामिन स्रावित होता है तो ये जो आपकी वाहिका है धीरे धीरे क्या होने लगती है? चौड़ी होने लगती है। और जब वाहिका चौड़ी होने लगती है, जहां पर डैमेज हुआ है वहां पर ये वाहिका क्या होती है? चौड़ी हो जाती है। और अगर एक चीज मुझको बताओ, सभी अपना अपना दिमाग, थोड़ा दिमाग इस्तेमाल करेंगे। अगर एक काम करो, कोई भी चीज को अगर तुम पकड़ कर खींचोगे, अगर रबड़ है तुम्हारे पास, उसको पकड़कर खींचोगे, जितना उसको खींचोगे उतनी ही वो पतली हो जाएगी। वैसा यहां पर भी होता है। ये जो वाहिका है, ये खिंचाव के कारण, जबकि इसका आयतन बढ़ जाता है, जब इस खिंच जाती है तो ये पतली हो जाती है, इसकी परमेबिलिटी बढ़ जाती है।
पारगम्यता बढ़ जाती है। तो ये जो ब्लड में क्या होते हैं बच्चा, ब्लड में होते हैं WBC। तो ब्लड में जो WBC हैं वो होते क्या है, वो चिपकने लगते हैं अगल बगल, यहां पर क्या होने लगते हैं, चिपकने लगते हैं। और इससे चिपकने लगते हैं, बाद में क्या होता है, धीरे धीरे इसको ये क्या करते हैं, इसको क्रॉस कर जाते हैं। जब इसको ये क्रॉस कर जाते हैं तब होता क्या है, ये जो टॉक्सिक है, जहां पर एक टॉक्सिन निकल रहा है, वहां पर ये WBC घूमते 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 यहां पर पहुंच जाएंगे। और जब ये यहां पर पहुंच जाते हैं तब ये इससे क्या करते हैं, इससे डिफेंस करते हैं, इसका भक्षण करते हैं। क्या करते हैं बच्चा, इसका भक्षण करते हैं, इससे लड़ाई करने के लिए एक्टिव हो जाते हैं। हमारा काम ये था, ध्यान से समझना मेरी बात को, हमारा काम ये था कि यहां से WBC को यहां तक ले जाना जहां पर बैक्टीरिया आ चुके हैं या वायरसेस आ चुके हैं, उनसे डिफेंस को कराना। ठीक है, जो कि हमने पॉसिबल कर दिया। कैसे हुआ, टिश्यू जो हमारे हैं वो डैमेज हुए, जिससे प्रोस्टोग्लैंडिन निकला, इसने पेन रिसेप्टर को एक्टिव कर दिया, मास्ट सेल को एक्टिव कर दिया, मास्ट सेल ने हिस्टामिन का श्रवण किया, हिस्टामिन ने क्या किया, ब्लड वेसल्स जो होती हैं, मतलब रक्त वाहिकाएं होती है, उनको मतलब फैला दिया, चौड़ी कर दिया, उनका आयतन बढ़ा दिया, जिससे परमेबिलिटी बढ़ गई। और ये जो आपके WBC दिख रहे हैं ये इसको पार कर गए। जैसे इसको पार किए तो ये जहां पर टॉक्सिन निकल रहा है, ये उसी की तरह ये खोजते खोजते जाते हैं कहां पर टॉक्सिन निकल रहा है, और वहां पर पहुंच जाते हैं। जैसे वहां पर पहुंच जाते हैं तो अब यहां पर ये क्या करेंगे, भक्षण करेंगे। लेकिन कैसे भक्षण करेंगे, इस चीज को आप देखो, ये कैसे भक्षण करते हैं। जब WBC पहुंच जाते हैं यहां पर, तो यहां पर सेल बनती है फैगोसिटी। कौन सी सेल बनती है, फैगोसाइटोसिस सेल बनती है। फैगोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है, भक्षण करने वाली सेल। अब होता क्या है, बैक्टीरिया को ये अंदर लेते हैं, बैक्टीरिया को क्या लेते हैं, ये अंदर ले लेते हैं अपने अंदर। क्या निकलता है, लाइसोसोम निकलता है, और ये लाइसोसोम इसको ब्रेक कर देता है, इसको तोड़ फोड़ देता है, और तोड़ फोड़ के बाहर निकाल देता है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम भक्षण कोशिका बोलते हैं। यहां पर भक्षण कैसे हो रहा है, इस चीज को देखिए। जब WBC वहां पर पहुंची तो जो भक्षण कोशिकाएं हैं वो क्या हुआ, ये जो बैक्टीरिया है इसको अपने अंदर ले ली, और यहां जो लाइसोसोम है इसने इसको ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया, और इसको बाहर निकाल दिया, जाओ तुम्हारा काम खत्म। ठीक है, ये बात सारी समझ में आ रही है ना, किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। थोड़ा सा मैकेनिज्म है, आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। थोड़ा सा रिपीट करके आप लेक्चर को देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं बच्चा। चलो हाँ, एक चीज और याद रखना, थोड़ा सा मैंने यहां पर एक चीज नहीं बताई। जब एक चीज याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म मैं आपको बताने जा रहा हूं। जब यहां से ये WBC इस वाहिका से बाहर आती हैं, जब WBC वाहिका से बाहर आ जाती हैं, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कोशिका परागण। क्या बोलते हैं बच्चा, इसको हम बोलते हैं कोशिका परागण। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। कोशिका परागण का मतलब ये होता है कि ब्लड वेसल्स से WBC का बाहर आना। समझ में आ रहा है ना। इसको हम डाईपेडेसिस भी बोलते हैं, ये इसका ये भी नाम इंपॉर्टेंट है, डाईपेडेसिस भी हम इसको इंग्लिश में बोल देते हैं। ये टर्म इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे, पूछे जाते हैं, CUT वगैरह नीट वगैरह में पूछे जा सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बोर्ड वगैरह तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बोर्ड में डायरेक्ट आपसे इसकी डिफिनेशन पूछी जा सकती है। तो आप डिफिनेशन में लिख देंगे कि जब भी ब्लड वेसल से WBC बाहर आ जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कोशिका परागण या डाईपेडेसिस बोलते हैं। समझ में आ गया। चलो, भक्षण तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ ही गया है। तो अब हम बात करते हैं नॉन फैगोसाइटिक सेल की, प्रकृति मारक कोशिकाओं की। अब ये प्रकृति मारक कोशिकाएं, जिनको मैंने क्या कहा था, जिनको मैंने NK सेल भी कहा था, नेचुरल किलर सेल भी बोला था। तो ये कैसे वर्क करती हैं, इसको हमें थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा। इस चीज को आप अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करिएगा, ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को। कोई सेल है, मैंने ये क्या बना दिया बच्चा, ये मैंने एक सेल बना दी। ठीक है, सपोज दैट कोई वायरस है, कोई भी वायरस है जो कि इसके अंदर क्या हुआ, ये तो बड़ा क्यूट सा लग रहा है, इसको थोड़ा सा डेंजरस बनाओ भाई। ये जो वायरस है वो इसके अंदर एंट्री कर गया। कोई भी सेल के अंदर जब वायरस एंट्री कर जाता है तो NK सेल कैसे एक्टिव होती है, इस चीज को हमें देखना, कैसे हमारी हेल्प करती है प्रतिरक्षा में। तो देखो, जब भी ये अंदर पहुंच जाएगा, जैसे ये अंदर पहुंचेगा तो ये अपना पहला काम क्या करेगा, अपने नंबर को बढ़ाना स्टार्ट कर देगा। यहां पर ये क्या करेगा, अपने नंबर को एक और इंक्रीज करने लगेगा। और जैसे जैसे नंबर इंक्रीज होंगे भाई, उतना ही हमारे लिए डेंजरस है, जितना इसके नंबर इंक्रीज होंगे। तो ये क्या करने लगता है बच्चा, नंबर को इंक्रीज करेगा। तो जो हमारी सेल है, ये जो हमारी सेल है वो क्या हो जाएगी, इन्फेक्टेड हो जाएगी।
जो हमारी सेल है वो क्या हो जाएगी बच्चा, इन्फेक्टेड हो जाएगी। अब जैसे ये हमारी सेल इन्फेक्टेड होती है तो होता क्या है, जो सेल के अंदर कुछ प्रतिरक्षक उपस्थित होते हैं वो इनसे लड़ाई करते हैं। वो इनसे क्या करते हैं बच्चा, लड़ाई करते हैं। लेकिन भाई इतने ताकतवर तो नहीं है, क्योंकि ये लगातार अपने नंबर को इंक्रीज कर रहे हैं, क्लोन बन रहे हैं इनके, तो ये इतने ताकतवर नहीं है कि इनको मार सके। लेकिन थोड़ा बहुत अगर लड़ाई होगी, मान लो अगर तुम 2 लोग हो और कोई 100 लोग हैं और तुमने 100 से 2 लोग लड़ गए, तो ऐसा नहीं है कि रापड़ 2 रापड़ तुम नहीं मारोगे उसको, 1-2 रापड़ तो लगा ही दोगे, भले बाद में तुमको कितना मार दिया जाए। तो ऐसा यहां पर भी होता है कि कुछ लड़ाइयां यहां पर होती हैं, जिससे होता क्या, थोड़ा सा जो वायरस या बैक्टीरिया अंदर पहुंचा है वो ब्रेक होता है। और जैसे ब्रेक होता है तो यहां पर एक रिसेप्टर आता है जिसको हम बोलते हैं MHCI। क्या बोलते हैं, MHCI बोलते हैं। यहां पर एक रिसेप्टर बन जाता है और इस रिसेप्टर में इसका सैंपल, इसका क्या आ जाता है बच्चा, सैंपल आ जाता है। केवल यहां पर क्या आएगा, इसका सैंपल आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चा, इसका सैंपल आ जाएगा। इसको मैं हिंदी में लिख रहा हूं, ठीक है, इसका सैंपल आ जाता है, जो कि कहां पर है सैंपल, इसका कहां पर है, MHC रिसेप्टर पर सैंपल आ जाता है। अब जैसे ये सेल इन्फेक्टेड हुई है, ध्यान देना मेरी बात को, जैसे ये सेल इन्फेक्टेड हुई है तो ये काम क्या करती है, इन्फेक्टेड सेल काम कैसे करती है, ये NK सेल को एक्टिव करती है। ये क्या करती है भैया, जो हमारी NK सेल हैं वो क्या हो जाती हैं, एक्टिव हो जाती हैं। और वो कैसे एक्टिव होती हैं बच्चा, जैसे सेल हमारी इन्फेक्टेड होगी तो ये NK सेल क्या हो जाएंगी, एक्टिव हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी बच्चा, एक्टिव हो जाएंगी। अब जैसे ये NK सेल एक्टिव हुई तो ये रिसेप्टर को खोजते हुए कहां पर पहुंच जाती हैं, ये रिसेप्टर को खोजते हुए पहुंच जाती है उस सेल के पास जो सेल में लगातार क्लोनिंग कर रही है या जो सेल लगातार डैमेज हो रही है, उसके पास पहुंच जाते हैं। जैसे वो उस सेल के पास पहुंचते हैं तो ये जो रिसेप्टर आपको दिख रहा है MHC1 वाला रिसेप्टर, उससे जाकर NK सेल क्या हो जाते हैं, लग जाते हैं। और 2 तरीके की चीजें यहां पर NK सेल करते हैं। कौन कौन सी, देखो यहां पर समझो, यहां पर जो NK सेल है वो 2 तरीके से वर्क करता है, ठीक है। वो कैसे वर्क करेगा, पहले नंबर में वो क्या करता है, परफोरीन को एक्टिव करता है। परफोरीन क्या है सर, परफोरीन एक ऐसी चीज है जो इस सेल के अंदर छिद्र बनाती है। क्या बनाती है, छिद्र बनाती है परफोरीन। अब जैसे परफोरीन एक्टिव होगा तो क्या बन जाएगा, यहां पर छिद्र बन जाएगा, सेल के अंदर क्या बन जाएगा भैया, छिद्र बन जाएगा। और इसके बाद एक्टिव होता है क्या भैया, इसके बाद एक्टिव होता है ग्रेंजाइम, ठीक है। इसके बाद क्या एक्टिव होता है, ग्रेंजाइम एक्टिव होता है। ग्रेंजाइम एक तरीके के क्या है, ग्रेंजाइम एक तरीके का बॉम्ब है। ग्रेंजाइम इसी छिद्र के जरिए, देखो ये जो छिद्र बना इसको मैंने क्या बोला, इसको मैंने परफोरीन बोला, परफोरीन छिद्र बोला। और इसी परफोरीन छिद्र से जो अपने पास क्या है, ग्रेंजाइम है, जो अपने पास ग्रेंजाइम है वो यहां से होते हुए यहां पर चला आता है। और ये ग्रेंजाइम क्या है भैया, ग्रेंजाइम एक तरीके का बम है और यहां पर होता है विस्फोट। और जैसे यहां पर विस्फोट होता है तो पूरी की पूरी सेल क्या हो जाती है, पूरी की पूरी सेल खत्म हो जाती है। अब देखो सेल को सही तो किया नहीं जा सकता था, तो जो सेल के अंदर वायरसेस हैं वो भी खत्म हो जाते हैं। और ये कौन खत्म करता है, ग्रेंजाइम। ग्रेंजाइम एक तरीके का क्या होता है, बॉम्ब होता है। ये बात पूरी समझ में आपको आ जाएगी, रिपीट करके अगर आप देखेंगे समझ में आ जाएगी, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। और यहां से अगर आप नीट दे रहे होंगे तो नीट में यहां से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। यूपी बोर्ड के लिए तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यूपी बोर्ड के लिए आपको इतना खाली पता रहेगा। देखो यूपी बोर्ड के लिए केवल इतना पता रहना चाहिए कि जो नॉन फेगोसाइटिक सेल होती हैं उनमें NK सेल होती है, मतलब प्रकृति मारक कोशिकाएं होती हैं। प्रकृति मारक कोशिकाएं कैसे सेल को डैमेज करती हैं, बॉम्ब बनाकर, मतलब कि ब्लास्ट कर देती हैं सेल को। बस इतना पता है, बहुत है इतना। अगर आप लिख देंगे तो बहुत अच्छे नंबर मिल जाएंगे आपको, ठीक है। कहीं पर कोई दिक्कत किसी को नहीं, दिक्कत है ना, चलो फिर आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। ये तो सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब हम उपार्जित प्रतिरक्षा की बात करते हैं। एक्वायर्ड का मतलब जिसको आपने पैदा होने के बाद एक्वायर की है अपने अंदर, उसको हम बोलते हैं एक्वायर्ड प्रतिरक्षा, ठीक है। किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो सकती, मैं बार बार कहता हूं, बस आपको वीडियो को बहुत ही अच्छी तरीके से देखने की कोशिश करना है। अब ये जो एक्वायर्ड प्रतिरक्षा होती है, इनकी सबसे पहली क्वालिटी तो ये है, ये विशिष्ट होती है, स्पेसिफिक होती है। विशिष्ट मतलब इनको पता है कि मुझको किसके लिए एक्टिव होना है, किसको कैसे मारना है, ठीक है। ये चीज इनको पता है, ठीक है। ये विशिष्ट होती हैं और ये स्मृति पर आधारित हैं, मतलब इनकी स्मृति, इनके पास दिमाग भी होता है। दिमाग कैसे होता है, ये एक बार तो किसी से मार खा जाती है, पहली बार तो इनको धोखा खाना ही खाना, इनका रूल है क्या, पहली बार धोखा खाओगे दोबारा नहीं, ठीक है। अभी कैसे करें, देखो
पहली बार ये धोखा खा जाती है, ठीक है, पहली बार ये धोखा खा जाती है, डैमेज हो जाती है, कुछ भी कहो, लेकिन धोखा खाने के बाद ये स्मृति बना लेती है, मेमोरी बना लेती है अपने अंदर की, बच्चा तू अगली बार आ, तुझे बताती हूं मैं। और जब अगली बार कोई वायरस आता है ना, वैसा ही वायरस जिससे ये धोखा खाई थी, तो उसको तुरंत मारती है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। इसको मैं और अच्छी तरीके से डिटेल में समझाता हूं। ये दो फेज में वर्क करती है, पहला प्राथमिक अनुक्रिया और दूसरा द्वितीयक अनुक्रिया। प्राथमिक अनुक्रिया में ये स्मृति बनाती हैं, ज्यादा कुछ नहीं कर पाती हैं, ये मेमोरी बना लेती हैं। पहली बार ये पहचानना चाहती हैं कि ये चीज हमारे लिए अच्छी है या ये चीज हमारे लिए बुरी है। अगर वो बुरी है तो उसके लिए स्मृति बना लेती है अपने दिमाग में और कहती है तू अगली बार आ, तुझे मैं देखती हूं, ठीक है। और अब अगर ये अगली बार आता है तो क्योंकि इसके पास पहले से क्या है, स्मृति है, तो ये द्वितीयक अनुक्रिया करता है और तुरंत उसको मार देता है। फिर उस पर जांच पड़ताल की, उसको जांचने की जरूरत नहीं है कि तुम कैसे हो, पूछने की कोई जरूरत है ये नहीं है। पहले से मेमोरी है, वो घुसा नहीं कि मारा नहीं, इस तरह होता है। लेकिन जो पहली बार होता है वो केवल मेमोरी बनती है पहली बार में। अगर मैं उपार्जित प्रतिरक्षा के गुण की बात करता हूं, वेरी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, और ये किसके लिए है, अगर आप नीट देंगे तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है और 12th के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के लिए, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं विशिष्टता, इसके अंदर विशिष्टता होती है। इसको पता है कि मुझको किसको मारना है, किसको नहीं मारना, बेफालतू किसी को नहीं मारता। जिसके प्रति मेमोरी है उसी को मारेगा, नहीं तो नहीं मारेगा। इसके प्रति क्या होती है, विशिष्टता होती है, विविधताएं इसके अंदर होती है। विविधता मतलब ये रोगों को पहचानने की क्षमता इसके अंदर होती है। अगर मान लो कोई आदमी थोड़ा सा रूप बदल के आया तो ये कोशिश करता है उसको भी पहचान लेता है। अब पूरा आदमी मैकेनिज्म ही बदल दे, पूरी सिस्टम बदल दे, तब ये नहीं पहचान पाएगा, वो एक अलग अपवाद हो जाता है। लेकिन अगर मान लो वो दूसरे कपड़े पहन गया, एक चीज समझो, इसने मेमोरी बनाई कि वो आदमी बुरा, आदमी को तुम क्या ले रहे हो, विषाणु या बैक्टीरिया समझना। अगर इसने मेमोरी बना ली कि वो आदमी बुरा है ना, तो अगली बार वो आदमी बढ़िया दाढ़ी वाड़ी रख के आएगा या तो बढ़िया अच्छे कपड़े वपड़े पहन के भी आएगा, कुछ भी करके आए, ये तुरंत पहचान लेगा। कैसे? क्योंकि इसके अंदर विविधता होती है, ये आदमी को पहचान सकता है। एक बार अगर इसने स्मृति बनाई, तुम कितनों भेष बदल के आओ, बस पूरी मैकेनिज्म ही ना बदल दो कि पूरी तरीके से आदमी बदल गया, तब फिर इसको दिक्कत होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है विभेदन करना। विभेदन करना वही वाली बात हो जाती है, इसको ये चीज पता है कि मुझको किसको मारना है और किसको नहीं मारना है। ये सबसे अच्छी इसकी क्वालिटी होती है। और चौथी क्वालिटी तो मैंने आपको बताया ही, स्मृति। अगर इसके अंदर स्मृति नहीं है तो ये अच्छी तरीके से काम नहीं कर सकता। ये टोटल जो पूरा डिपेंड करता है वो स्मृति के ऊपर डिपेंड करता है। इसको आइए हम ग्राफ के जरिए समझते हैं। देखो ये टाइम पीरियड है, ठीक है। जब भी पहली बार कोई वायरस आता है तो एक स्मृति बनती है। सपोज दैट पहली बार कोई वायरस आया, यहां पर एक्टिव हुआ और यहां पर क्या बन गई, मेमोरी बन गई। ये क्या बन गई, स्मृति बन गई। यहां पर स्मृति बन गई, पहली बार लेट लगा। लेकिन जब दूसरी बार कोई वायरस आएगा तो ये नीचे से नहीं उठेगा। दूसरी बार जब भी वायरस आएगा डायरेक्ट यहां से एक्टिव होगा और डायरेक्ट उस वायरस को मार देगा। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम द्वितीयक अनुक्रिया बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, द्वितीयक अनुक्रिया बोलते हैं। और इसको हम प्राथमिक अनुक्रिया बोल देते हैं, ठीक है। मतलब समझ रहे हो तुम, पहली बार क्या हुआ, पहली बार केवल स्मृति बनी और इसमें टाइम भी लगा। लेकिन दूसरी बार कुछ नहीं, पहले से स्मृति बनी हुई है, तुरंत कोई आदमी आना, उसको रेल दे, हटाओ, मार दो। उसमें कोई जानने पहचानने की, पूछने की कोई जरूरत है नहीं। स्मृति है तो मारो, सीधी सी बात ये, ठीक है। अब ये वर्क कैसे करता है इतना सीखो। ये वर्क करता है दो चीजों पर। क्या होती भाई, इसको सबने सुना होगा। एक तो होती है हमारे पास बी रसिकाणु, दूसरी होती है टी रसिकाणु। जो बी रसिकाणु होती है बच्चा, ये प्रोटीन की सेना बनाती हैं। यही डिफेंस सिस्टम है। जैसे अब नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके पास जेट सिक्योरिटी होती है। पहले कोई गोली मारेगा तो पहले सिक्योरिटी देखेगी उसको, फिर नरेंद्र मोदी तक गोली पहुंचेगी। वैसे यहां पर भी होता है। यहां पर होता क्या है, ये प्रोटीन की सेना बनाती है, आपके लिए जेड सिक्योरिटी तैयार करती है कि अगर कोई वायरस बैक्टीरिया अंदर पहुंच जाए तो उसकी रक्षा करने के लिए दो मेन मैनेजर हैं। एक तो बी लसिकाणु है, दूसरा टी लसिकाणु है। जो बी लसिकाणु है वो आपके लिए जेड सिक्योरिटी बनाएगी, पूरा सिक्योरिटी का काम करती है। और यहां पर सिक्योरिटी का मतलब है प्रोटीन की सेना को बनाना। और जो टी लसिकाणु है ये केवल इसकी हेल्प करता है, बनाता नहीं है। ये नीट में पूछा गया क्वेश्चन है। ये नीट में पूछा गया क्वेश्चन है कि बी लसिकाणु और टी लसिकाणु में अंतर पूछा गया था, ऐसे कुछ पूछा गया था। लेकिन यही चीज पूछी गई थी कि यहां पर प्रोटीन सेना कौन बना रहा है, बी लसिकाणु। लेकिन टी लसिकाणु क्या कर रहा है, केवल हेल्प कर रहा है, ना कि ये कुछ कर रहा है। ये हेल्प किसकी करता है, ये बी लसिकाणु की हेल्प करता है कि भैया ज्यादा से ज्यादा तुम प्रोटीन सेना बनाओ ताकि हम डिफेंस कर पाए अच्छे से, ताकि हम मार पाए उस विषाणु या जीवाणु को,
ठीक है, ये पूरी चीजें आपको समझ में आई, कहीं पर किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया जाता है, एक एक पॉइंट को क्लियर करा जाता है, किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो सकती। बाय द वे अगर प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करिए, ऐसे ही हम टॉपिक वाइज पूरे चैप्टर को खत्म कर देंगे। किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय, मिलता हूं।